हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने बैटरी के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, जैसे कि बैटरी है क्या, बनी किससे होती है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार करते हैं, प्राइमरी सेल्स क्या हैं, सेकेंडरी सेल्स क्या हैं, ठीक है, डेनियल सेल्स, वोल्टेज सेल्स क्या होते हैं इत्यादि के बारे में देखा था। और इसके अलावा कुछ प्राइमरी सेल्स के बारे में हमने डिटेल से देखा था। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम महत्वपूर्ण सेकेंडरी सेल्स की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, और इस क्रम में सबसे पहला जो हमारे पास सेल है वो है लेड एसिड सेल। ठीक है, लेड एसिड सेल के बारे में हमने आपसे जो पिछले टर्म पर डिस्कशन किया था उसमें देखा था कि हमारे पास जो एनोड होता है वो बेसिकली लेड का होता है, और लेड ऑक्साइड की एक ग्रिड होती है जो कैथोड का काम करती है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में 35% का डाइल्यूटेड H2SO4 यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी लेड एसिड सेल के अंतर्गत हम बेसिकली लेड एसिड सेल में लेड ऑक्साइड सेल या लेड एसिड सेल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब लेड एसिड सेल अगर हम डिफाइन करें तो किस प्रकार से होगा। ऐसी बैटरी जो स्पंज लेड यानी कि पोरस लेड जिसे कहते हैं, जिसमें बीच में होल्स होते हैं, और लेड पेरोक्साइड का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है, लेड एसिड सेल कहलाता है। ठीक है, इस वीडियो में हमारे पास लेड एसिड सेल में या इसके आगे जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मेंशन्ड है। कुछ पोर्शन केवल हिंदी में हो सकते हैं, तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो लेड एसिड सेल के रूप में हमने क्या देखा कि एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जिसमें लेड का पोरस यानी स्पंज कैथोड और लेड पेरोक्साइड का एक जालक के रूप में कैथोड के रूप में उपयोग किया गया यंत्र, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेड एसिड सेल कहा जाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि ऐसी बैटरी जो स्पंज लेड का मतलब पोरस लेड यानी जिसमें होल्स होते हैं, और लेड पेरोक्साइड का उपयोग करके बनाया गया कैथोड, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, उसे लेड एसिड सेल कहा जाता है। ठीक है, इनका सर्वाधिक उपयोग पावर स्टेशंस, यहाँ जहाँ पावर जनरेशंस होती हैं और सब स्टेशंस में किया जाता है, क्योंकि इनके पास हाई सेल वोल्टेज होती है, यानी इनकी जो वोल्टेज होती है आपने देखा था 2 वोल्टेज के आसपास होती हैं, और इनकी कॉस्ट कम होती है। ठीक है, यानी लेड एसिड वोल्टेज में जो प्रति सेल वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो कॉस्ट होती है वो कम आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ लेड एसिड बैटरी किस प्रकार होगी, यानी इनकी संरचना कैसी होती है। तो लेड एसिड बैटरी के विभिन्न भाग नीचे ये जो हमारा फिगर है, ज़रा ध्यान से देखें, लेड एसिड बैटरी दिखाया गया है। ठीक है, अब इस लेड एसिड बैटरी में जो पार्ट्स हैं इसमें हमारे पास 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो रॉड और दूसरा कंटेनर। ठीक है, तो पात्र में यानी कि जो कंटेनर है इसमें रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी भरी होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखें, इसमें एक क्षण है हमारे पास, ठीक है, जो एनोड का काम करती है, और दूसरी क्षण कैथोड का काम करती है। एनोड हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होता है जनरली, और कैथोड नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, इस कंटेनर में देखिए हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे अब कंस्ट्रक्शंस में क्या देखा, इसमें कंस्ट्रक्शन में मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, एक तो रॉड जो कि इलेक्ट्रोड, और दूसरा कंटेनर जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इस सिंपल डायग्राम को आप देख लें, और अगर एग्ज़ाम में आए तो उसे बना भी दीजिएगा आप लोग। ठीक है, वर्किंग की बात करें कि कार्य कैसे करेंगे, यानी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कार्य सिद्धांत, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन होने के कारण ये ना तो हिंदी वालों को ना ही अंग्रेजी वालों को किसी को दिक्कत नहीं आने वाली, आई थिंक। ठीक है,
अब सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने कहा था जल के में विलय किया जाता है, यानी 35% H2SO4 होता है, शेष वाटर होता है, इसलिए डाइल्यूटेड H2SO4 की संज्ञा हमने ऐसी दी थी। ठीक है, तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो H2SO4 में आयन, हाइड्रोजन आयन अलग और सल्फेट आयन अलग हो जाते हैं, दोनों आयन्स में टूट जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा लेड एसिड बैटरी का दूसरा पार्ट था कंटेनर वाला, उसमें जब हम लिक्विड H2SO4 मिलाते हैं, अर्थात इसमें वाटर के साथ H2SO4 मिलाते हैं, तो H2SO4 के जो आयन्स हैं वो H आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब यदि H2SO4 के इस लिक्विड विलेन में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डुबाकर इनमें DC सप्लाई से करंट प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन आयन यानी 2H आयन धनावेशित होने के कारण ऑब्वियस सी बात है ऋणावेशित टर्मिनल अर्थात कैथोड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्लस जो आयन होता है यानी धनायन उसे प्लस आयन कहते हैं और ऋणायन यानी जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो ऋणायन कहे जाते हैं। तो धनायन, धन वाला किसके पास जाएगा, ऋण की तरफ आकर्षित होते हैं और ऋण वाले धन वाले की तरफ। तो हमने क्या कहा कि जब हम वाटर में यानी लिक्विड में जल में, पानी में, ठीक है, H2SO4 मिक्स करते हैं तो हमारा H2SO4 H आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। इसमें जो H आयन है ये धनायन है क्योंकि उसके ऊपर H प्लस साइन होता है, इस प्रकार से H प्लस, तो ये धनायन का निर्माण करता है क्योंकि उसके ऊपर धन का साइन है। और ऋण आयन वो बनाते हैं जिनके ऊपर ऋण का साइन होता है, जैसे SO4 है हमारे पास, सॉरी ये रहा SO4, तो इस पर देखें इस प्रकार से नेगेटिव साइन होने के कारण ये ऋणायन होता है। अभी इसकी टेंडेंसी होगी किसी धनायन के पास जाने की और जो धनायन है उसकी टेंडेंसी होगी किसी ऋणायन के पास जाने की, ताकि दोनों मिलकर के पुनः एक कंपाउंड बना सकें और न्यूट्रल अवस्था में आ सकें। ठीक है, ये इनकी टेंडेंसी होती है। केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और इसी टेंडेंसी के कारण ये एक दूसरे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन धनावेशित होने के कारण ऋण आवेशित टर्मिनल यानी कि कैथोड की ओर और सल्फेट आयन यानी कि SO4-2 ऋणावेशित होने के कारण धनावेशित टर्मिनल अर्थात एनोड की तरफ गति करने लगते हैं। ठीक है, अब जो प्रत्येक हाइड्रोजन आयन है ये कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास जो धन आयन है उस पर केवल एक ही चार्ज है यानी 2H प्लस में, तो एक भी प्लस चार्ज है, तो जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है यानी कि कैथोड वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर पानी के साथ क्रिया करके H2SO4 बनाना आरंभ कर देता है। ठीक है, इस दौरान मुक्त हुई ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो लेड ऑक्साइड यानी कि PbO से क्रिया करके उसे लेड पेरोक्साइड PbO2 में बदल देती है। तो इस प्रकार चार्जिंग के दौरान लेड कैथोड को लेड ही रहता है। इस दौरान अगर हम चार्ज करते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं तो लेड कैथोड जिससे जो हमारा कैथोड बना है वो लेड ही रहता है, परंतु लेड एनोड अब लेड पेरोक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, लेड कैथोड में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, पर लेड एनोड लेड पेरोक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, और इसका रंग भी परिवर्तित होने लगता है जो कि चॉकलेट जैसा हो जाता है। ठीक है, अब यदि दोनों इलेक्ट्रोड से DC सप्लाई हटाकर वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाए तो उनके बीच विभवांतर इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और यदि दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य हम कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा दें, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पर, ये रहा हमारे पास सेटअप हमारा। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं यहाँ से हमने क्या किया, DC सप्लाई हटा के कोई एक्सटर्नल सर्किट ऐसे से जोड़ दिया तो इनमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्किट लगा देने पर धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगी जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ बहने लगती है, अर्थात एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ बहने लगती है। अब जब डिस्चार्जिंग होगा, ठीक है, उस समय अवस्था क्या होगी, ये इक्वेशंस हमारे बन रहे होंगे। डिस्चार्जिंग यानी कि अनावेशण, तो जब इलेक्ट्रोड के सिरों पर
लोड रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी सर्किट कंप्लीट की जाती है, तो सेल का अनावेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट है, केमिकल फॉर्म में भी है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होकर उस सर्किट से बहना शुरू कर देती है। तो जो केमिकल एनर्जी में के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वो एनर्जी का ह्रास होने लगता है, इसी को क्या कहते हैं, अनावेशन, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोड के सिरों पर लोड रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है तो सेल का अनावेशन शुरू हो जाता है, यानी वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रोड अब आवेशकरण के विपरीत दिशा में बहना शुरू करते हैं, यानी अब कैथोड से एनोड की तरफ शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन एनोड पर पहुंचकर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, हाइड्रोजन एटम बन जाता है और हाइड्रोजन एटम PbO2 के संपर्क में आकर, ठीक है, PbSO4 यानी लेड सल्फेट जो कि वाइट कलर का होता है और पानी बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो प्रत्येक सल्फेट आयन कैथोड पर पहुंचकर अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और मूलक बन जाता है, यानी फ्री रेडिकल्स इसे कहते हैं, ठीक है। जो धातुविक लेड कैथोड पर क्रिया करके वाइट कलर का लेड सल्फेट बना लेता है और रिएक्शंस हमारे पास इस प्रकार आ जाती हैं, PbSO4 + 2H, ठीक है, जो कि PbO + H2O में कन्वर्ट हो जाता है। PbO पुनः H2SO4 से क्रिया करता है और PbSO4 यानी लेड सल्फेट और वाटर बना लेता है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि किस प्रकार से इनका मतलब डिस्चार्जिंग होती है, चार्ज होने के बाद एनर्जी फ्लो होती है इनका। अब हमारे पास है नेक्स्ट कि अगर ये लेड एसिड बैटरी जो हैं जब ये चार्ज हो जाते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट चार्ज हो जाते हैं, तो किस प्रकार से साइन देते हैं, कैसे पता चलता है कि हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। तो पूर्णतः आवेशित सीसा संचायक सेल यानी लेड एसिड बैटरी कई सारे संकेत देती है, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, ठीक है। अब सेल के आवेशित हो जाने के पश्चात सेल का तापक्रम तेज़ी से बढ़ जाता है, यानी जो टेम्परेचर है इलेक्ट्रोलाइट का वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, सेल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा, गैसों का बनकर निकलना, आप देख रहे हैं O2 रिलीज हो रही है, ठीक है। तो जब सेल पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तब सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनने वाली गैसें जैसे हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये तेज़ी से बाहर निकलने लगती हैं और इन्हें निकलते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोड का कलरिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रोड को उदग्र कह रहे हैं हिंदी में, ठीक है, तो इनका कलर चेंज हो जाता है। सेल के पूर्णतः आवेशित हो जाने के पश्चात एनोड पर लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, PbO2 का रंग गहरा चॉकलेटी तथा कैथोड पर लेड का रंग हल्का भूरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। एनोड पर कैसा, गहरा चॉकलेटी, किसका, PbO2 का, और कैथोड पर लेड का हल्का भूरा रंग दिखाई देने लगता है, जो कि सेल की विसर्जन स्थिति में दोनों प्लेट यानी एनोड और कैथोड पर लेड सल्फेट के एक समान सफ़ेद रूप से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी जब सेल हमारी पूरी तरह से डिस्चार्ज होती है तब उस कैथोड एवं एनोड दोनों का कलर लेड सल्फेट के कारण सफ़ेद दिखाई पड़ता है, और जब ये आवेशित हो जाते हैं तो एनोड का कलर गहरा चॉकलेटी PbO2 की वजह से हो जाता है और कैथोड का कलर Pb की वजह से हल्का भूरा रहता है। तो इन कलरों की वजह से भी हम पहचान कर लेते हैं कि हमारा जो सेल है अब आवेशित हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो ग्रेविटी है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इससे भी हमारी चीज़ें पता चल जाती हैं। किस प्रकार से, क्योंकि आवेशित सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे कि H2SO4, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, ये 1.21 होता है और इसे हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से आसानी से मापा जा सकता है। इनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद सिरा वोल्टता यानी टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो विदित है अगर सेल पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है तो इसका विद्युत वाहक बल 2.6 वोल्ट अधिकतम होता है, जिससे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो ये कई सारे मेथड्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा लेड एसिड सेल यानी बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हुआ है अथवा नहीं हो पाया है। ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला तरीका तापक्रम यानी टेम्परेचर का बढ़ना। किसका टेम्परेचर? जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा, इस इलेक्ट्रोलाइट से गैसें जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसें बन के निकल रही होती हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड हैं उनके कलर में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि एनोड व कैथोड दोनों ही अनावेशण की अवस्था में अर्थात जब वो डिस्चार्ज होते हैं तब उनका कलर वाइट होता है, जो कि PbSO4 यानी लेड सल्फेट की वजह से होता है। इसके अलावा हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम हाइड्रोमीटर यंत्र से आसानी से माप सकते हैं। और जब हमारा सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है 2.6 वोल्ट वो प्राप्त हो जाती है, उसे वोल्ट मीटर के द्वारा नापा जा सकता है। तो ये कुछ तरीके थे जिनके द्वारा हम किसी पीबी लेड एसिड बैटरी, ठीक है, लेड एसिड बैटरी का आवेशण आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सीसा संचायक सेल यानी सीसा अम्ल संचायक सेल लेड एसिड बैटरी की हानियाँ एवं लाभ देख रहे हैं। भाई इनसे हानि क्या है, इनका लाभ क्या है? तो जो लेड एसिड बैटरी है इसकी एडवांटेज बहुत सारे हैं, ठीक है, और डिसएडवांटेज भी कुछ हो सकते हैं। ये सारी बातें हम एक एक करके देखेंगे। तो सीसा अम्ल संचायक सेल के लाभ एवं हानियाँ यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ लेड एसिड एक्यूमुलेटर। संचायक का मतलब होता है एक्यूमुलेटर, जो इकट्ठा करता है, इकट्ठा रखता है। ठीक है, अब चूँकि इसमें लेड का कैथोड एनोड है और इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 का, इनको सब एक साथ रखते हैं, जैसे सीसा अम्ल संचायक सेल के नाम से जाना जाता है। अब इसका लाभ क्या है? तो सबसे पहली बात, इसका विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अस्थाई यानी कि स्टेबल होता है। ठीक है, अन्य सेलों की अपेक्षा इसका विद्युत वाहक बल उच्च होता है यानी ज़्यादा होता है। हमने देखा था 2 वोल्ट के आसपास। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है और अन्य सेलों की अपेक्षा इससे अधिक धारा प्राप्त होती है यानी ज़्यादा मात्रा में करंट हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। और विसर्जन के पश्चात यानी डिस्चार्जिंग के बाद इसे हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये कुछ इम्पोर्टेंट लाभ हैं। पहला, तो इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF है ये स्टेबल होता है, इसका वो EMF ज़्यादा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है और ज़्यादा मात्रा में करंट रिलीज कर सकता है और डिस्चार्ज होने के बाद इसे हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, रिचार्ज कर सकते हैं। पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, हानियाँ भी। वो क्या हैं? तो सबसे पहली बात है मूल्य यानी कॉस्ट। अब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी दे रही है, ऑब्वियस सी बात है उसका कीमत थोड़ा बहुत ज़्यादा तो ज़रूर होगा। तो इसकी मूल्य यानी कॉस्ट अपेक्षाकृत अधिक होती है बाकी सेल्स की तुलना में। रख रखाव व अनुरक्षण लागत यानी मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होती है और इसके प्रयोग में अधिक सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 है, तो इसको अगर यूज करना है तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसे बार बार आवेशित करना आवश्यक होता है यानी टाइम टू टाइम इसे रिचार्ज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका जो लाइफ टाइम है और रिलायबिलिटी है ये काफ़ी कम होता है। ठीक है, यानी इसके चूँकि इलेक्ट्रोलाइट इसमें एसिड है तो इसके एनोड्स को धीरे धीरे खाता रहता है और इस प्रकार से इसकी लाइफ जल्दी समाप्त होती है। इसकी दक्षता यानी इफ़िशियंसी कम होती है जो 75 से 80% के बीच होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी हानियाँ हैं। सबसे पहला, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट और रख रखाव भी थोड़ा अधिक होता है, यूज करते समय सावधानी बरतनी पड़ती है।
और इसका जो आवेषण है वो बार बार करना पड़ता है। इसकी लाइफ टाइम और रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है। एफिशिएंसी भी 75 से 80% के बीच होती है। तो ये इसके कुछ थोड़े से डिसएडवांटेज दिखे। इसका उपयोग क्या है, उपयोग कहाँ करते हैं, तो वाहनों में दीपों को यानी जो लाइट्स होती हैं और फैंस होते हैं उनको चलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं लेड एसिड सेल का उपयोग। ठीक है, लाइट्स और फैन को चलाने के लिए। जो बड़े बड़े रोड के वाहन हैं, ट्रांसपोर्ट वाहन हैं, उनको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए इन बैटरीज का उपयोग होता है। इसके अलावा जो लाइट व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनमें सेल्फ स्टार्टिंग और इग्निशन इत्यादि के लिए इस बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फैक्ट्रीज में जो सामान ढोने के लिए छोटे इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, उनको चलाने के लिए भी हम ट्रैक्शन मोटर के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, ट्रैक्शन कार्य के लिए। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वर्कशॉप होते हैं, ठीक है, जिसे लघु अधोभौमिक कार्यशाला कहा जाता है, तथा माइंस यानी खान होती हैं, उसमें प्रकाश व लाइट के व्यवस्था के लिए, अरेंजमेंट के लिए इस लेड एसिड सेल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूरभाषी यंत्रों यानी कि जो टेलीफोन सिस्टम्स हैं, उनको कार्य में बनाए रखने के लिए लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो आकाशवाणी केंद्र होते हैं, जहाँ से हमारी ये चीज़ें प्रसारित की जाती हैं, ठीक है, वहाँ पर भी इसका कार्य किया जाता है। और लैब्स में जो लेबोरेटरीज होती हैं, उनमें हम एक्सपेरिमेंट के दौरान भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो अस्पताल्स होती हैं, वहाँ आपातकालीन स्थितियों में अगर लाइट्स इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, तो इन बैटरीज का उपयोग करके हम अपने कार्य को सुगमतापूर्वक संपादित कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारी लेड एसिड सेल्स के बारे में। ठीक है, इसके आगे के पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।